नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक भूतिया कमरे के बारे में है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात करीब 9 बज रही थी। शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली जैसी लाइब्रेरी थी। नाम राजकीय दस्तावेज भवन। बाहर से देखने में लाइब्रेरी कम और कोई छोड़ा हुआ राजमहल ज्यादा लगती थी, लेकिन आज वहां ऑफिस जैसा माहौल था, क्योंकि एक इंसान देर रात फाइलें चेक कर रहा था। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पेशे से आर्काइव ऑफिसर, यानी पुराने सरकारी कागजों, बंद फाइलों और रहस्यपूर्ण दस्तावेजों को संभालने वाला आदमी। ज्यादातर लोग ये नौकरी लेना नहीं चाहते थे। वजह थी इस जगह की बदनामी। कहा जाता था कि यहाँ 50 साल पहले एक रिसर्चर गायब हो गया था और उसके बाद से लाइब्रेरी के कुछ कमरे रात में अपने आप खुलते और बंद होते हैं। लेकिन अनिरुद्ध के लिए ये सब बस कहानियां थीं। आज उसे एक बहुत पुरानी फाइल निकालनी थी, कमरा नंबर 17 की। लाइब्रेरी के कॉरिडोर में ट्यूबलाइटों की धीमी रोशनी और पुरानी किताबों की गंध थी। उसने फिंगरप्रिंट लॉक खोलकर स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला। कमरा नंबर 17, उसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, जबकि बाकी सारे स्टोर रूम बंद थे। अनिरुद्ध ने हिचकिचाते हुए दरवाजा धक्का दिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में धूल की मोटी परत थी। रैक पर सरकारी कागज, भूरे रंग की फाइलें और कुछ पीले पड़े दस्तावेज रखे थे। लेकिन एक चीज अजीब थी। एक पुराना लाल कागज जो बाकी कागजों से अलग रखा हुआ था। कागज के ऊपर उंगलियों के निशान जैसे कुछ गहरे दाग थे। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कौन है असली मालिक। अनिरुद्ध ने सहम कर कागज उठाया। जैसे ही उसने कागज उठाया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वो चौंक पड़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। मोबाइल की फ्लैश थोड़ा कमजोर हो गई। स्क्रीन टिमटिमाने लगी। अचानक कमरे में ठंडी हवा फैल गई, जबकि कोई खिड़की ही नहीं थी। और हवा के बीच किसी के पैरों की धीमी आवाज, टक टक टक। अनिरुद्ध पलटा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनी। कमरा नंबर 17 असल में सरकारी क्लासिफाइड रिकॉर्ड स्टोर था। लगभग 50 साल पहले यहां विजय साने नाम का आर्काइव रिसर्चर काम करता था। कहा जाता था उसने किसी पुराने शाही परिवार का गायब हुआ मुकदमा खोजा था, पर उसी हफ्ते वो अचानक गायब हो गया। उसके आखिरी दिन के कागज कभी वापस नहीं मिले और अफवाह ये थी कि उसकी फाइलें आज भी इसी कमरे में कहीं हैं, बस कोई ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। शायद यही फाइल। अनिरुद्ध ने लाल कागज दोबारा देखा। जो वाक्य लिखा था वो बदल चुका था। अब लिखा था, तू यहां क्यों आया? उसके हाथ कांप गए। कोई मजाक है क्या? उसने खुद से कहा। रैक के अंदर रखी एक मोटी रजिस्टर फाइल खुद ब खुद खुली। पहला पन्ना हिलने लगा और उसमें उभरा, मेरे खून से लिखे दस्तावेज वापस करो। अनिरुद्ध ने फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन फाइल इतनी ठंडी थी कि हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसे लगा जैसे कोई उस कमरे में मौजूद है। मोबाइल स्क्रीन फिर झिपकी। अचानक बाहर से लाइब्रेरी की घंटी बजने की आवाज आई। वो घंटी जो सिर्फ सुबह लगती थी। रात के 9:30 बजे घंटी। अनिरुद्ध के पैरों में जैसे जान नहीं रही। फिर उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। बहुत धीमी पर बहुत करीब। एक भारी फटी हुई आवाज फुसफुसाई, कागज छोड़। अनिरुद्ध ने दिल थामकर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन उस जगह कुछ धुआं सा जमा हुआ था, जैसे इंसानी आकार। अचानक कागज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही लाल कागज जमीन पर फैल गया, जैसे तरल। वो स्याही नहीं थी, खून जैसा रंग। रूम के अंदर की लोहे की अलमारी खुद खुल गई। अलमारी के अंदर कुछ दस्तावेज थे और एक जले हुए शव का फोटो। फोटो में कुछ बरसों पुराना आदमी था, डीप नजरें, चेहरे पर कटे हुए निशान। नीचे लिखा था, विजय साने गायब। अनिरुद्ध ने कांपते हुए फोटो पलट दी। पीछे लिखा था, मैं वापस आऊंगा। अचानक कमरे में काली परछाई दीवार पर दिखने लगी। उसका आकार इंसान जैसा, लेकिन चेहरा धुंधला। वो जैसे धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अनिरुद्ध का सांस रुकने लगी और फिर वो परछाई ठीक रीढ़ की हड्डी के पीछे आकर खड़ी हो गई।
तुझे नहीं पता तूने किस खून से लिखा कागज छुआ है। आवाज इतनी ठंडी, इतनी भारी, जैसे किसी कब्र से आती हो। बाहर से किसी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लाइब्रेरियन मिस्टर तिवारी चीखे, अनिरुद्ध, क्या कर रहे हो अंदर? कमरे में रोशनी आई और परछाई गायब। अनिरुद्ध जमीन पर घुटनों पर गिर पड़ा। तिवारी ने पूछा, ये लाल कागज तुमने कहां से उठाया? अनिरुद्ध ने थरथराती आवाज में कहा, उधर, रैक से। तिवारी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उन्होंने कमरे में झांका, पर रैक पर कोई लाल कागज था ही नहीं। तिवारी बोले, ये कमरा 17 तो पिछले 20 साल से बंद है। अनिरुद्ध सन्न, लेकिन दरवाजा खुला था। तिवारी ने सख्त आवाज में कहा, कोई कमरा 17 में नहीं जाता। यहां जिस दिन विजय साने गायब हुए थे, उसी दिन से ये कमरा बंद है। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन मैंने उनका फोटो देखा, उनके हाथ को, माहौल को। तिवारी ने हाथ पकड़कर कहा, बहुत हुआ, अब चलो। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, अनिरुद्ध को लगा पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने घबराकर पलटकर देखा, कमरा खुद ब खुद वापस बंद हो चुका था और दरवाजे पर अब एक नई लाइन लिखी हुई थी, अभी तो शुरुआत है। सूनी सड़क, रात के 2:30 बज रहे थे। अनिरुद्ध अपने बैग में कुछ कागज रखे बाइक से घर लौट रहा था। हवा तेज थी, जैसे किसी ने अचानक मौसम बदल दिया हो। लेकिन अनिरुद्ध के दिमाग में बस वही कमरे की आवाजें गूंज रही थीं। कागज, छोड़ और वो लाल पन्ना। वो सोच रहा था, क्या ये सब उसके दिमाग का खेल था या वाकई कुछ था? लेकिन डर का असली हिस्सा अभी शुरू हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसके कमरे की खिड़की पर किसी की परछाई खड़ी है। उसने झट बत्ती जलाई, लेकिन अंदर कोई नहीं, सिर्फ हवा का झोंका और पर्दे हिलते हुए। वो खुद को समझाने लगा, शायद कुछ नहीं। लेकिन अंदर जाते ही उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, न्यू फाइल सेव्ड। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने तो कोई फाइल सेव ही नहीं की थी। मोबाइल खोला, एक फोटो में वही लाल कागज और नीचे लिखा था, शुरू करो पढ़ना। उसकी नसों में ठंडक दौड़ गई। कागज अचानक स्क्रीन पर अपने आप जूम होने लगा, जैसे कोई उसे दिखा रहा हो। अब उस पर लिखा था, विजय साने, याद रखो। फिर कुछ सेकंड बाद, मैं मर नहीं सकता। अनिरुद्ध चीखा, कौन है? कौन कर रहा है ये सब? तभी मोबाइल अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा और फिर दीवार पर सफेद रोशनी उभरने लगी, जैसे किसी ने टॉर्च फेंकी हो, पर टॉर्च तो कोई पकड़ नहीं रहा था। रोशनी दीवार पर फैलकर कुछ अक्षरों में बदलने लगी, यह कमरा सुरक्षित नहीं। कमरे की लकड़ी की अलमारी धड़ाम से खुल गई। अंदर उसकी फाइलें थीं और बीच में एक पुरानी सरकारी फाइल जो उसने कभी घर नहीं लाई थी। फाइल पर लिखा था, साने केस गोपनीय। अनिरुद्ध ने डरते हुए फाइल खोली। पहला पन्ना जला हुआ, दूसरा पन्ना आधा, तीसरे पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, मैं वापस लेने आया हूं जो मेरा था। उसके हाथ कांपने लगे। वो पन्ना छूकर जैसे जान बचा रहा था कि तभी पन्ना अपने आप पलटा, पीछे खून जैसे निशान। कमरे में किसी की भारी सांसों की आवाज, अनिरुद्ध। वो चौंक उठा। कौन? तुझे पता नहीं मैंने क्या देखा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी और वो आवाज सीधे उसकी पीठ के पीछे से आ रही थी। अनिरुद्ध पलटा, लेकिन वहां सिर्फ धुआं था और उसी धुएं में एक झिलमिलाता चेहरा जैसा आकार। विजय साने या कुछ और? छाया अचानक गायब। अनिरुद्ध थक कर सो गया या शायद बेहोश हो गया। सुबह जब उठा, उसके कमरे की मेज पर वही लाल कागज रखा था, जबकि उसने दरवाजा रात में बंद किया था। लाल कागज पर आज लिखा था, लाइब्रेरी वापस आओ। तारीख बदली हुई, 7 दिसंबर 1973, जहां आज 2025 होना चाहिए। अनिरुद्ध हक्का बक्का, ये 1973 क्यों लिखा है? एक पेन अपने आप चला, क्योंकि इसी दिन सब खत्म हुआ था। वो वापस लाइब्रेरी पहुंचा। तिवारी सर नहीं मिले, सिर्फ स्टाफ में एक बुजुर्ग चपरासी मिला, नाम बाबूलाल। उसने पूछा, तिवारी जी कहाँ हैं? बाबूलाल घबराकर बोला, तिवारी जी का तो कल रात एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात? यानी उसी रात जब वो कमरे में था। बाबूलाल ने फुसफुसाते कहा, जिस दिन कमरा 17 कोई खोलता है, उसी दिन कोई मरता है।
अनिरुद्ध चौंक पड़ा। आपको ये कैसे पता? बाबूलाल बोला, विजय साने के बाद जो भी उस कमरे में गया वो जिंदा लौट आया, पर उसके आसपास लोग मरते रहे। बाबूलाल ने पुरानी दराज से एक फोटो निकाली। फोटो में विजय साने, उसके बाद दूसरा आदमी, तीसरा और चौथा। हर फोटो के पीछे तारीख और उस तारीख के नीचे डेथ। आखिरी फोटो तिवारी, तारीख उसी रात। बाबूलाल कांपते हुए बोला, कमरा किसी को नहीं मारता, उस कमरे में जो छुपा है वो दूसरों को मारता है। अनिरुद्ध समझ गया, ये खेल सिर्फ शुरुआत है। रात होते ही लाइब्रेरी की बिजली चली गई। कांच टूटने की आवाज, किसी के भागने की आवाज। अनिरुद्ध ने टॉर्च चलाई। अंधेरे में फिर वही परछाई, इस बार साफ साफ इंसान जैसा आकार, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो धीरे धीरे बोली, तूने मेरा कागज छुआ, अब इसे खत्म तू ही करेगा। अनिरुद्ध चीखा, क्या खत्म करूं? आवाज बोली, मेरी मौत का सच पूरा लिख। मेज पर एक पुराना टाइपराइटर पड़ा था, सालों से बंद। वो अपने आप चलने लगा। टक 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 टक, उस पर उभरने लगा 1973, रात 1:15, कमरा नंबर 17। फिर लिखा गया, मैंने एक ऐसा दस्तावेज देखा था जिस पर किसी इंसान ने नहीं, किसी मृत आत्मा ने हस्ताक्षर किए थे। अनिरुद्ध की सांस अटक गई। टाइपराइटर चल रहा था। जिस कागज पर लाल धब्बे हैं वो असल में खून नहीं है, वो उन लोगों के निशान हैं जो मरे लेकिन जिंदा रहना चाहते थे। वो कागज किसी की मौत रोकता नहीं, उसे बदल देता है। अनिरुद्ध समझने की कोशिश करता रहा। लाल कागज, खून, हस्ताक्षर, मौत बदलना। तभी टाइपराइटर रुका और आखिरी लाइन टाइप हुई, मैं मर कर भी पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे एक आकृति अनिरुद्ध के ठीक पीछे खड़ी हो गई। इस बार वो परछाई नहीं थी, वो आधा जला हुआ आदमी था, आंखों में सिर्फ कोयला जैसा काला रंग। वो बोला, अब तू मेरी कहानी लिख, नहीं तो मैं तेरे लोगों को लिख दूंगा। अनिरुद्ध कांप गया, कौन से लोग? आवाज बोली, जो तू प्यार करता है उनसे शुरू करूंगा। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। दरवाजा बंद और पीछे एक अंधेरी रुलाई, मुझे पूरा करो। दीवार में दरारें बनने लगी, जैसी दीवार के अंदर कोई धड़क रहा हो। टुकड़े गिरने लगे और दीवार के अंदर से एक पुराना काला दस्तावेज बाहर निकला। दस्तावेज पर लिखा था डेथ पेपर, नीचे लाल मुहर, क्लासिफाइड, और तारीख 7 दिसंबर 1973, मतलब ठीक वही तारीख। अनिरुद्ध ने दस्तावेज खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन, मेरी मौत का सही कारण लिखो वरना। लाइब्रेरी की वो रात अनिरुद्ध कभी भूल नहीं सकता था। दीवार टूटना, अंधेरे में वो जलती आंखें और डेथ पेपर का नाम, सब कुछ उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार गूंज रहा था। लेकिन आज वो लाइब्रेरी के बाहर पुलिस स्टेशन में था। हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था, क्या किसी को सच्चाई बतानी चाहिए? लेकिन कौन यकीन करेगा? इंस्पेक्टर ने कागज देखकर कहा, यह तो बिल्कुल सरकारी आर्काइव का है, लेकिन ये तुम्हारे घर में कैसे आया? अनिरुद्ध कुछ बोलता, उससे पहले अचानक पुलिस स्टेशन के बल्ब झपकने लगे। 3 सेकंड, फिर अंधेरा। इंस्पेक्टर ने टॉर्च जलाई। ये क्या हो? पर बात पूरी होने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और एक फोटो दिखाई देने लगी। वही जलता हुआ चेहरा, विजय साने। इंस्पेक्टर चीखा, तुमने ये फुटेज कहां से ली? अनिरुद्ध बोला, मैंने नहीं ली, ये अपने आप आ रही है। इंस्पेक्टर असल में अंधविश्वासी नहीं था, पर आज उसकी आवाज लड़खड़ा गई। स्क्रीन पर लिखा था, मुझे पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी मौत भी अधूरी रहेगी। अचानक पीछे की मेज पर बैठे एक सिपाही ने चीख मार दी। उसके हाथ से खून बह रहा था। किसी कागज का किनारा उसकी नस काट चुका था। सिर्फ एक कागज। क्या कागज किसी की नस काट सकता है? अनिरुद्ध डर के साथ बोला, ये डेथ पेपर है। इंस्पेक्टर ने पहली बार अनिरुद्ध की आंखों में अजीब नजरों से देखा। लगता है तुम मजाक नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर ने फाइल उठाई और कहा, यह मामला हम देखेंगे, तुम जाओ और दोबारा ये कागज मत छूना। अनिरुद्ध बाहर निकला और उसने सोचा, ठीक है, अब पुलिस देख लेगी। लेकिन कहानी बस शुरू हो रही थी। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, अज्ञात परिस्थिति में पुलिस स्टेशन में दस्तावेज वाली फाइल रखे एक सिपाही की मौत। मौत की वजह, कागज का कट। यह सामान्य कट नहीं था। मौत के पहले सिपाही ने चीखकर कहा था, कागज जिंदा है।
अनिरुद्ध का कलेजा जैसे जम गया। उस शाम जैसे ही सूरज डूबा, लाइब्रेरी से फोन आया। सिर्फ एक लाइन, कमरा 17 आओ। कॉल किसी इंसान ने नहीं किया, फिर भी आवाज थी, वो आवाज जो उसने रात सुनी थी। अनिरुद्ध भागा नहीं, उसे पता था भागने से समस्या खत्म नहीं होने वाली। वो लाइब्रेरी पहुंचा। बाबूलाल बाहर बैठा कांप रहा था। उसने कहा, बेटा, तू नहीं जानता विजय साने कौन था? अनिरुद्ध बोला, तो बताओ। बाबूलाल ने गहरी सांस ली। वो सरकारी आर्काइव ऑफिसर था, लेकिन उसने सिर्फ दस्तावेज नहीं पढ़े, उसने रहस्यमय शाही केस खोला था। शाही केस? बाबूलाल धीरे बोला, पुराने जमाने में एक राजा था जिसने मरने के बाद भी अपना मुकदमा चलाने की कसम खाई थी। मरे हुए आदमी का मुकदमा? बाबूलाल बोला, उसी मुकदमे के दस्तावेज कमरे 17 में हैं और वो कागज उस केस से जुड़े हैं। बाबूलाल धीरे धीरे बोला, 1973 में विजय साने ने वो दस्तावेज खोज लिए थे और उसके बाद कमरे में आग लग गई। कहा जाता है कि आग कोई हादसा नहीं थी, वो दस्तावेज खुद को बचाने के लिए जल उठे। अनिरुद्ध सिहर गया। और विजय? बाबूलाल आंखें मोड़कर बोला, वो कमरे में मारा गया, पर उसकी लाश कभी मिलने नहीं दी गई। तुझे पता है क्यों? अनिरुद्ध चुप। बाबूलाल फुसफुसाया, क्योंकि कोई मौत स्वीकार नहीं हुई थी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंधेरा बाहर निकला, जैसे कमरे की हवा नहीं, किसी कब्र का अंधेरा। कमरे में वही दस्तावेज पड़े थे, पर अब उनमें से धुआं उठ रहा था। वो धुआं एक इंसान के आकार में उठता और टूटता रहता। अनिरुद्ध ने साहस किया, तुम कौन हो? परछाई की आवाज, मैं वो हूं जिसकी मौत अदालत ने मंजूर नहीं की। मैं मरकर भी जिंदा हूं, क्योंकि मेरे दस्तावेज जले नहीं। कागज बोल उठा। टेबल पर रखा कागज अपने आप फड़फड़ाने लगा। उस पर अक्षर उभरते गए। विजय मरा नहीं, उसे रोक लिया गया। उसने सच देखा था। अनिरुद्ध ने पन्ना पलटा। पीछे लिखा था, मुझे पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी मौत भी अधूरी रहेगी। कमरे में मौजूद सारे पन्ने हवा में उठने लगे, सैकड़ों पन्ने, और हर पन्ने पर लिखा जाने लगा, डेथ कंटिन्यूज, डेथ इनकम्प्लीट, डेथ पेंडिंग। हर शब्द जैसे खून से लिखा गया हो। अचानक पन्ने जमीन पर गिर गए और सभी एक दिशा में इशारा करने लगे, दीवार की तरफ। दीवार खुलने लगी। दीवार के अंदर एक संकृत सुरंग थी, जैसे कोई तहखाना। पीछे परछाई बोली, यहीं सच दफन है। अनिरुद्ध ने हिम्मत की और अंदर चला गया। सुरंग के अंदर पुरानी किताबें, मोमबत्तियां और एक लोहे का बक्सा। बक्सा खोला, अंदर एक फाइल, धूल भरी। फाइल पर लिखा था, केस डेड किंग। अनिरुद्ध की सांसें थम गईं। फाइल खोली, उसमें एक पुराने राजा की तस्वीर। नीचे लिखा था, मृत राजा ने कहा, मेरा विरोध करने वाला हर कोई मरेगा, लेकिन मेरी जीत कभी पूरी नहीं होगी जब तक मैं खुद कागजों में जिंदा हूं। अनिरुद्ध समझ चुका था, यह मुकदमा रुक गया था, इसलिए राजा भी अधूरा था, और जो भी इस केस को छूता, उसकी मौत किसी और की मौत से शुरू होती, यानी मौत की कीमत किसी और की जान। वो आवाज फिर आई, मैंने विजय साने को रोकने की कोशिश की। वो दस्तावेज मुझे खत्म कर सकते थे, इसलिए मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। अनिरुद्ध बोला, तुमने उसकी लाश क्यों नहीं दी? आवाज, क्योंकि मरना भी एक दस्तावेज मांगता है। अनिरुद्ध दहशत में, मतलब? आवाज, डेथ पेपर। जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होते, मौत पूरी नहीं होती। अनिरुद्ध को एहसास हुआ, ये कागज केवल दस्तावेज नहीं, किसी मृत राजा की आत्मा का अस्तित्व है, और वो आत्मा अपने दस्तावेज पूरा करवाना चाहती है। विजय साने ने उसे रोका था, इसीलिए वो आज तक अधूरा है। सुरंग की आखिरी दीवार पर 2 शब्द खुदे थे, न्याय बाकी। जैसे ही अनिरुद्ध ने पढ़ा, कमरा हिलने लगा। दीवारों से परछाई बाहर निकलने लगीं। हर परछाई के चेहरे पर एक ही नाम, विजय साने, विजय साने, विजय साने। लेकिन उनकी आंखें अलग थीं, खाली, दर्द में और जली हुई। एक परछाई ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा, लेकिन चोट जैसी महसूस हुई। वो बोली, मेरा अंत तू ही करेगा। अनिरुद्ध चीखा, कि कैसे? आवाज, मेरी मौत का सच लिख, सही कारण। कमरा अंधेरे में डूब गया। कागज हवा में उठे
और एक एक करके बुझती मोमबत्तियां, अंत में सब शांत और अंतिम शब्द हवा में, भाग मत, अगला तू नहीं कोई और होगा। अचानक पूरा तहखाना बंद, अनिरुद्ध बाहर धकेला गया, दरवाजा जोर से बंद, लाल कागज उसके पैरों पर गिरा और इस बार लिखा था, अब तू भी अधूरा है। रात एकदम नंगी खामोशी में फंसी हुई थी। मैं खिड़की के पास खड़ा था और बाहर अंधेरे में धीरे धीरे कोई खरोंचता जा रहा था। कुर्र कुर्र कुर्र, शायद वही राख जैसी परछाई जो कुएं से निकली थी। मेरे हाथ में वही कागज था, अब लाल गरम, जैसे अभी फट पड़ेगा। कागज पर अचानक शब्द उभरे, वो यही है। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कहा था सुबह तक घर में रहना, फिर ये यहां कैसे आ गई? कागज ने जवाब दिया, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मुझे ढूंढ रही है। मैं सन्न। कमरे के बाहर कदमों की आवाज, धीमे भारी, जैसे किसी के पैर अब पूरी तरह जल चुके हों और सिर्फ राख बची हो। एक एक कदम के साथ घर के लकड़ी के फर्श में हल्की हल्की कंपन होने लगी। मैं कमरे के बीच खड़ा था, टॉर्च हाथ में, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे अंधेरे से डर गई हो। कागज अचानक मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। हवा तेज हुई और कागज खुद ब खुद कमरे के कोने में सरक गया, जैसे वो किसी चीज से छिप रहा हो। दरवाजा खुद खुला, चर्र। मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और बाहर वही काली राख जैसी आकृति खड़ी थी। वो बस खड़ी रही, हिली भी नहीं, बस देखती रही। उसकी आंखें तो नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे वो सीधे मेरी रूह तक देख रही हो। फिर उसने राख जैसी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, कागज। मैं समझ गया, वो मुझे नहीं उस कागज को ढूंढ रही है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक अजीब सा सन्नाटा। फिर उस आकृति के जले हुए होंठ खुले। मैं भी जली थी, उसी रात, उसी आग में। कागज पर शब्द उभर आए, ये वो आत्मा है जिसकी जगह मुझे जलाया गया था। मैं दंग, यानी सारा सच उल्टा था। कागज ने सच बताना शुरू किया। जमीन पर पड़े कागज पर लाल अक्षर तेजी से उभरे, मुझे जलाया नहीं गया था। सच ये है, मैं बीच में आ गया था। असली बलि किसी और की थी। घर वालों ने तांत्रिक की बात सुनी, उन्हें एक लड़की को आग में चढ़ाना था, किसी पुराने श्राप के कारण। मैं ठिठक गया, लेकिन मैं उसके आगे आ गया और आग में गिर गया। उन्होंने सोचा बलि पूरी हो गई, मगर वो लड़की बच गई और उसकी आत्मा अधूरी रह गई। मुझे अचानक समझ आया, वो परछाई उसी का बदला लेने आई है। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें ढूंढा, इतने सालों से, इतने जन्मों से। उसकी आवाज जैसे राख के ढेर में से निकल रही हो। मुझे मेरा हक चाहिए, वो जो मुझसे छिना गया। कागज कांपने लगा। इस बार मेरे हाथ में आए बिना हवा में तैरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। कमरा आग जैसी लाली से भर गया। नीचे फर्श पर लाल रोशनी फैल गई, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। मेरी सांसें थम गईं। कागज बोल उठा ऊंची आवाज में, तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथ में है, लेकिन मेरी नहीं। काली परछाई चिल्लाई, मुझे लौटा दो, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ राख से जलने लगा। उसके स्पर्श से मेरी त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने गर्म कोयला रख दिया हो। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर ही गुम हो गई, जैसे कमरा ध्वनि निगल रहा हो। कागज जमीन पर गिरा और अचानक अपने आप जलने लगा, पर आग से नहीं, उस पर लाल अक्षर तूफान की तरह दौड़ने लगे। आग मुझे नहीं जलाती। काली परछाई चीख उठी, तू बच कैसे गया? मुझे जलना था, मुझे मुक्ति मिलनी थी। और तभी कागज पर दूसरी लाइन उभरी, मुक्ति तुझको नहीं, मुझे मिलेगी। कमरे में अचानक जोरदार कंपन हुआ। ट्यूबलाइट फट गई, अंधेरा, बस लाल रोशनी। काली परछाई ने दीवारों पर खुद को पटकना शुरू कर दिया, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। मैं चिल्लाया, मैं क्या करूं, बताओ? कागज ने आदेश दिया, आग लाओ। लेकिन तुमने कहा था आग तुम्हें छूती नहीं। कागज पर तुरंत लिखा, मुझे नहीं, उसे छूती है। मैं समझ गया, आग उस औरत की आत्मा को खत्म कर सकती है। कमरा डर से कांप रहा था। मैं भागा, रसोई में गया, माचिस उठाई, गैस चालू की और एक छोटी लौ जला ली। इतनी सी लौ भी उस कमरे में ज्वाला जैसी चमकने लगी। परछाई पीछे हटने लगी, जैसे आग उसकी कमजोरी हो। वो पीछे जाने लगी, दीवारों से चिपककर कांप रही थी। मैंने धीरे धीरे लौ आगे की। परछाई चिल्लाई, ये मेरा हक था। मैं गरज कर बोला, गलत हक नहीं मिलता, चाहे मौत भी क्यों ना देनी पड़े। और मैंने आग को उसकी ओर बढ़ा दिया। एक जोरदार धमाका। काली परछाई जलने लगी, लेकिन आग से नहीं, रोशनी से, जैसे कोई पुराना जादू टूट रहा हो। उसके जलने की आवाज कमरे में गूंजी, सर्द, लंबी, दर्दनाक। उसने आखिरी बार चिल्लाया, मुझे जीना था, और वो धूल बनकर बिखर गई। कागज अब सफेद था, आग बुझ गई थी, कमरे में पूर्ण सन्नाटा। मैंने कागज को उठाया, अब वो पूरी तरह सफेद था,
मानो कोई शब्द कभी लिखा ही ना गया हो। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या, तुम आजाद हो? धीरे धीरे हल्की सी लिखावट उभरी। हाँ, अब मैं मुक्त हूं। मुझे राहत मिली। मैंने कहा, तो तुम भी चले जाओगे? कागज कुछ देर शांत रहा, फिर लिखा, अब तुम आजाद हो, मैं नहीं। मैं चौंक गया। क्यों? कागज पर आखिरी सच, क्योंकि आत्माएं हमेशा अपने अपराध की वजह से नहीं बंधती, कभी कभी किसी के अधूरे कर्म की वजह से भी बंधी रहती हैं। मुझे किसी की जान बचानी थी, आज तुम वो बन गए। मैं सन्न। कागज ने आखिरी वाक्य लिखा, तुम अब कभी अकेले नहीं रहोगे। सीढ़ियों से कदमों की आवाज, फिर शांत। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सुबह होने लगी थी, अंधेरा खत्म होने लगा था। कमरा फिर वैसा ही दिख रहा था जैसे पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे हाथ में अब भी वो कागज था, एकदम सफेद। मैंने उसे धीरे से फाड़ी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन जैसे ही मैंने कूड़ेदान में फेंका, एक टुकड़ा हवा में उड़कर वापस मेरे पैरों के पास आ गिरा, और उसमें बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, दोबारा कभी मत खोलना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।